हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम डेयरी कोऑपरेटिव के बारे में पढ़ेंगे। डेयरी कोऑपरेटिव अर्थात दुग्ध सहकारिता। तो सबसे पहले तो कोऑपरेटिव रहता है, सहकारिता होता है। सहकारिता एक ऐसा संगठन है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, जिसके माध्यम से आप तक कोई प्रोडक्ट, कोई पदार्थ आसानी से पहुंच रहा है। ये निजीकरण भी है और गवर्नमेंट भी है, जिसके माध्यम से चाहे बैंकिंग के क्षेत्र हो, ये सहकारिता के माध्यम से, चाहे डेयरी हो, चाहे आपके अनाजों का जो मंडियां हैं, सोसाइटियां हैं, चावल दाल शक्कर जो आपको प्राप्त हो रहा है, ये सहकारिता की ही बदौलत है जो आप तक पहुंच रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सहकारिता होता क्या है, इसकी परिभाषा जानेंगे। सहकारिता तो सहकारिता स्वेच्छा से संगठित ऐसे व्यक्तियों के समूह हैं जिसमें मनुष्य मानवतापूर्वक ढंग से समानता के आधार पर अपने आर्थिक हित की पूर्ति के लिए जुड़े रहते हैं। ये सहकारिता कहलाता है। सहकारिता क्या है, एक बार और पढ़ेंगे। सहकारिता ऐसा संगठन है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मानवतापूर्ण ढंग से समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं, उसे सहकारिता कहा जाता है। सहकारिता का इतिहास अलग है। हमारे यहाँ सहकारिता का तो अलग अलग हर क्षेत्र में, हर देश में है, सहकारिता जुड़ा हुआ है कोऑपरेटिव। तो ये हमारे देश में, भारत में इसका सहकारिता का आंदोलन के जो विकास का इतिहास कैसा है, इसके जानेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट है इसको लिख लेंगे, पीएटी वगैरह में आता है। भारत में आपके सहकारिता जो आंदोलन का प्रादुर्भाव 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम के साथ हुआ। इसको सहकारी साख समिति के नाम से भी जाना जाता है सहकारिता को। तो सहकारिता का प्रादुर्भाव कब हुआ लिखेंगे, आएगा क्वेश्चन में, लिखेंगे 1904 में प्रादुर्भाव हुआ सहकारिता का, ये लिखेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। उसी प्रकार से 1912 में सहकारिता समितियों के संबंधित दूसरा अधिनियम पारित हुआ, एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत सीमित असीमित दायित्वों के आधार पर सहकारिताओं को नया वर्गीकरण किया गया और अधिनियम ने इस सहकारी आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान किया। 1951 में पंचवर्षीय योजना चालू हुआ, जिसके माध्यम से अनेकों आपके पैसा शासन के द्वारा दे करके उस कार्य को आगे बढ़ाया गया। जैसे 1951 में भारत ने विकास नियोजन का एक मार्ग अपनाया, पंचवर्षीय योजना, जिसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के विकास के लिए पहले 1700 करोड़ रुपए दिया, फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 52 करोड़, फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना में 60 करोड़, फिर चतुर्थ में 258 करोड़, फिर पंचम में 314 करोड़ धनराशि निश्चित की गई, ताकि उस सहकारिता का विकास हो सके और लोगों को आसानी से कोई भी चीज़ प्राप्त हो सके और उसका सदुपयोग हो सके, दोहन हो सके। इसलिए सहकारिता को बढ़ाने के लिए ये पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया। अब जानेंगे सहकारिता के आधारभूत सिद्धांत। क्या सहकारिता के आधारभूत सिद्धांत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। इस सिद्धांत को जानेंगे, एग्जाम वगैरह में आते रहता है। तो सहकारिता में कौन कौन से जो है सिद्धांत दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, रूल्स दिया गया है, उसमें जानेंगे। तो सबसे पहले सहकारिता में समानता का अधिकार होता है। क्या होता है? समानता का अधिकार या सिद्धांत होता है। सहकारी संगठन में प्रत्येक जो सदस्य होता है वो समान अधिकार रखता है। प्रत्येक सदस्य एक वोट देने का अधिकार रखता है। ये समानता का जो है सिद्धांत है। दूसरा, निस्वार्थ भाव का सिद्धांत। तो इसमें निस्वार्थ भाव, जैसे प्रत्येक सदस्य को शोषण से बचाना, उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारना तथा वे लाभ नहीं कमाती है। इसमें निस्वार्थ भाव ये लोगों की स्तर को सुधारता है, ऊपर लाता है।
ये केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से इसमें नहीं जुड़ा जाता है, इस निस्वार्थ भाव से, जिसके माध्यम से लोगों के स्तर को ऊपर उठाने में जो है प्रयोग आता है, उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से ऐच्छिक सदस्यता, इसमें आप स्वेच्छा से अपनी इच्छा से जो है सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। किसी समिति में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, और नहीं जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ से निकल सकते हैं। पारस्परिक सहयोग, एक ग्रामीण सहकारिता का सिद्धांत में सब प्रत्येक के लिए क्या है, सबके लिए एक समान पारस्परिक एक दूसरे के सहयोग के हिसाब से चलते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से पांचवा जो है सिद्धांत है आर्थिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। ग्रामीण सहकारिता का संगठन अपने सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सहायता प्रदान करता है, चाहे बैंक प्रदान करे, चाहे वो सहकारिता सभापति रहता है, वो आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपको ऊपर उठाने के लिए जो आपको सहयोग प्रदान करता है आर्थिक रूप से। उसी प्रकार से लोकतांत्रिक अधिकार आधार पर यह संगठन प्रजातांत्रिक तरीके से जन्म लेता है और कार्य करता है। इस संगठन का धनी लोग का हस्तक्षेप नहीं रहता है, इसमें समिति का हस्तक्षेप रहता है, समिति के ऊपर निर्भर रहता है। उसी प्रकार से मितव्ययिता, जो सहकारी संस्था जो रहता है उसमें सदस्यों में केवल उत्पादन देती है एवं उन्हीं कार्यों के लिए व्यय किए जाने का ध्यान रखती है। जो कर्ज लिया जा रहा है उसको व्यय करने के प्रति मतलब ध्यान देने का, फिजूली खर्चे में ध्यान नहीं दिया जाता है। मितव्ययिता रहते हैं, एक दूसरे से जोड़ मेल मिलाप रहता है, एकता का सिद्धांत रहता है, सीमित क्षेत्र रहता है। तो सिद्धांत में जो है हम मितव्ययिता के गुण, एकता का गुण, सीमित क्षेत्र का जो है सिद्धांत, सेवा भाव का सिद्धांत आदि इनके जो है सिद्धांत है। सेवा भावी होते हैं, सीमित क्षेत्र होते हैं, रखा जाता है, एकता है, एक इकाई में बंधे रहते हैं, सदस्य जो है प्रत्येक एक दूसरे का सहयोग देते रहते हैं, इनके जो है सिद्धांत है। अब जो है हम हमारी दुग्ध जो सहकारिता है वह कौन से कितने स्तरों में कार्य करता है इसको जानेंगे। तो हमारी जो है दुग्ध जो सहकारी संस्था है वह त्रिस्तरीय दुग्ध सहकारी संस्थाओं के कार्य एवं दायित्व। अगला टॉपिक क्या है, त्रिस्तरीय दुग्ध सहकारी संस्थाओं के कार्य एवं दायित्व। तो दुग्ध सहकारी संस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है, जिसमें प्रथम स्तर पर दुग्ध उत्पादकों की सहकारी समिति कार्य करती है। कौन करता है, प्रथम स्तर में दुग्ध उत्पादकों की सहकारी समितियां करती है, जिसका गठन ग्रामीण स्तर पर किया जाता है। यह ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों की जो है कृषकों की संस्था होती है। दूसरे स्तर पर दुग्ध संयंत्र या इसको बोला जाता है दुग्ध संघ, जहां पर ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों की विभिन्न सहकारी समितियां होती हैं। उन बहुत सारे सहकारी समितियों के माध्यम से संग्रहित दूध का संशोधन विवरण हेतु कार्य किया जाता है, जहां पे दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों का क्या निर्माण बाजार में मांग के अनुरूप किया जाता है। तथा तीसरे स्तर पर होता है ग्रामीण सहकारी समितियों का फेडरेशन होता है, और इस फेडरेशन में सभापति का चुनाव ग्रामीण स्तर पर किया जाता है, और फेडरेशन का जो है मुख्य चेयरमैन होता है और जिसके द्वारा किया जाता है। यह अर्धशासकीय निकाय होता है। अब जानेंगे दुग्ध सहकारी संस्थाओं के कार्य एवं दायित्व। तो दुग्ध सहकारी का कार्य पहला होता है तकनीकी प्रशिक्षण देना लोगों को, ताकि इससे बारे में जान सके, समझ सके और अपने कार्य को कर सकते दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के क्षेत्र में। दूसरा दुग्ध का एकत्रीकरण करना, गांव-गांव में जाकर एकत्रीकरण। तीसरा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों का विवरण, दूसरे पदार्थ बनाना, फिर उसको बेचना आदि कार्य। फिर चौथे दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों हेतु विपणन की सेवाएं उपलब्ध कराना, विपणन की कौन कौन सी जो है सेवाएं हैं उनको उपलब्ध कराना। फिर पांचवा है ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक सुधार लाना, लोगों में सुधार, सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो रूप से लोगों को सुधार देना। फिर छठवां ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजन करना, नए नए योजनाओं को लागू करके नए नए लोगों के लिए जो है रोजगार सृजन करना, युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना। इस तरीके से कह सकते हैं कि यह एक त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करती है और गांव स्तर पर दुग्ध उत्पादकों की सहकारी समिति गठन किया जाता है। अब जानेंगे अगला पॉइंट, ग्रामीण स्तर पर सहकारी समितियों का गठन एवं संचालन। तो समिति का कम से कम 10 या 10 से अधिक व्यक्ति हो, जो सामान्य एक ही गांव या आसपास के गांव
जो प्राथमिक समिति का गठन कर सकते हैं। समिति की सदस्य का कम से कम आयु 18 वर्ष हो, जो समिति की कार्य क्षेत्र में निवास हो, जिसका चरित्र अच्छा हो, ऐसे लोगों का। और इसके बाद आप 10 से 12 या इसे 10 या 10 से अधिक सदस्य हो जाते हैं तो इसके लिए पंजीयन के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और समिति का जांच पड़ताल होने के बाद आपका पंजीयन प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। समिति का दायित्व सीमित असीमित दोनों प्रकार का होता है। उसका प्रबंधन सर्वोच्च इकाई करता है जिनको एक मत देने का अधिकार होता है। साधारण सभा के मुख्य कार्य क्या है? इनका चुनाव, रजिस्ट्रेशन, आक्षेपण, रिपोर्ट तैयार करना, विचार विमर्श आदि चीज़ों का जो सभापति रहता है वो दैनिक कार्यों का लेखा जोखा रखता है, जिसमें 5 से 9 सदस्य होते हैं। अगला है दुग्ध सहकारी संघों का संचालन। दुग्ध सहकारी संघों को बनाने के लिए सबसे पहले जो विभिन्न गांवों में सहकारी समितियों को बने समितियों का निर्माण करके उनका फिर चयन करना, फिर उसमें 13 लोगों का सदस्यता ग्रहण रहता है, जिसमें 3 सदस्य समिति का रहता है, 1 आपके चेयरमैन रहता है, 6 आपके दुग्ध सहकारी समितियों का 6 व्यक्ति रहता है। उसी प्रकार से एक सहकारी बैंक से रहता है, उसी प्रकार से एक दुग्ध विशेषज्ञ रहता है। इस तरीके से 13 व्यक्तियों का समूह होता है ना, जिसमें कार्य होता है। अब जानेंगे मुख्य अमूल सहकारी संस्था की सामान्य जानकारी। ये आपके किताब में आप पेपर वगैरह में आता है। अमूल पहले तो ये केरा जिला में आपके पहले संशोधित था केरा के नाम से। बहुत सारे दुग्ध सहकारी संस्थाएं हैं जिसमें अमूल अपने सर्वोच्च स्थान में रखता है, देश विदेश में परचम फहरा रहा है। इसके बारे में जानेंगे। भारत का सबसे बड़ा खाद्य पदार्थ उद्योग अमूल, जिसका संक्षिप्त नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल का संक्षिप्त नाम क्या? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, जो आज दुग्ध एवं दुग्ध से बने विभिन्न पदार्थों के निर्माण विपणन में प्रथम स्थान रखता है। मूलतः एक सहकारी संस्था गुजरात विपणन सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा उत्पादित किया जाता है, जिसमें दूध, मक्खन, घी, दूध पाउडर, पनीर, चॉकलेट, आइसक्रीम, डेयरी, व्हाइटनर, शिशु आहार आदि ब्रांड के नाम से जो है बिक्री करता है। और जिसमें सहकारी संस्था ने अपने स्थान पर वर्ष के प्रथम दिवस में इसने 250 लीटर से जो है शुरुआत की है, संग्रहण किया 1946 में, तथा जो 2002 और 3 में 53 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया। इस सहकारी समिति का सफलता का असर देश और अन्य देशों में सहकारी समिति पर पड़ा। अमूल के दुग्ध संग्रहण, संसाधन, विपणन, प्रचार प्रसार एवं अन्य कार्य क्षेत्रों में व्यावसायिक दक्षता के कारण आपके विभिन्न लाभ और कार्य किए, जिसे समिति को मार्गदर्शन का कार्य किया गया। अमूल का द्वारा उत्पादित पदार्थों का विपणन देश के साथ साथ विदेशों में होता है। तो अमूल द्वारा दुग्ध संग्रहण के लिए 400 से अधिक गांवों में दुग्ध उत्पादकों की सहकारी समितियां स्थापित है, जहां सुबह शाम दुग्ध संग्रहण करके दुग्ध उत्पादन संयंत्रों में भेजा जाता है, जहां इन्हें विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, जहां से संसाधित दूध को सीधे कोलकाता, मुंबई ट्रेनों के माध्यम से भेजा जाता है। अब कौन कौन से उत्पाद है और उत्पाद का नाम है, तो जैसे शिशु दुग्ध आहार है, उसको अमूल स्प्रे के नाम से जाना जाता है। मक्खन है, अमूल मक्खन के नाम से जाना जाता है। पनीर है, अमूल चीज़ के नाम से जाना जाता है। चीज़ स्प्रे है, इसको अमूल चीज़ स्प्रे जानते हैं। मोजरेला पनीर है, अमूल पिज्ज़ा चीज़ के नाम से जानते हैं। और डेयरी वाइटनर को अमूल्या के नाम से, परिरक्षित दुग्ध को अमूल ताज़ा के नाम से, आइसक्रीम को अमूल आइसक्रीम के नाम से, संघनित दूध को मिठाई मेट के नाम से, तथा स्किम दूध पाउडर को सागर SMP आदि के नाम से जाना जाता है। ये इनके ब्रांड है जो पूरे देश में फैला हुआ है। ये दुग्ध से जुड़ी हुई चीज़ है। धन्यवाद, थैंक यू।